एक गांव के अंदर तीन गरीब भाई अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजी से करा रहे थे। उसी गांव का एक साहूकार इस शादी को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि ये अपनी बहन की शादी कर भी पाएंगे। इसके बाद वो शादी संपन्न हो जाती है और उनकी बहन की विदाई हो जाती है। लेकिन जैसी बहन की विदाई होती है तो उसके बाद शाम के समय वो तीनों भाई एकदम से वहां के पुलिस थाने में जाते हैं और जाने के बाद पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि साहब, हमने बैंक में चोरी की है और हमें गिरफ्तार कर लो। अब इस बात को सुनते ही पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा कर देते हैं कि पूरे गांव के लोग पुलिस वालों की वाहवाही करने लगते हैं। कौन थे वो तीन भाई और क्या कारण था जो उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए चोरी तक करनी पड़ी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहता है। परिवार के अंदर एक पिता है और उसके 4 बच्चे हैं। बड़े लड़के हैं जिनका नाम है राकेश, मुकेश और योगेश, और एक छोटी लड़की है जिसका नाम होता है संगीता। इनके पास 1 एकड़ जमीन है जिस पर ये खेती बाड़ी किया करते हैं और साथ में बच्चे इधर उधर मजदूरी किया करते हैं और पिता भी इधर उधर मजदूरी किया करते हैं। परिवार के अंदर ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से बड़ा ही प्यार किया करते थे। अब यहाँ पर जो पिता होते हैं उनके बच्चे शादी के योग्य हो जाते हैं और उसके बाद वो एक एक करके बच्चों की शादी कराने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो सबसे पहले बड़े लड़के की शादी कराते हैं और उसके बाद छोटे लड़के की शादी कराते हैं और उसके बाद सबसे छोटे लड़के की शादी करा देते हैं। तीनों भाइयों की तो शादी हो गई थी, लेकिन बहन अभी जवान होने में थोड़ा टाइम था, तो इसी वजह से यहाँ पर तीनों भाई और पिता मिलकर सोचने लगते हैं कि अब बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे और इसे ढेर सारा दहेज देंगे, ताकि गाँव वाले देखते रह जाएं कि ये इन्होंने किस तरह की शादी की है। यह बात सोचकर सभी लोग अच्छी तरह से पैसा कमाने लगते हैं मजदूरी कर करके और पैसे को इकट्ठा करने लगते हैं। हालांकि परिवार का खर्च बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपनी कमाई का हिस्सा इकट्ठा करते हैं और उस सभी पैसे को अपने पिता के पास रखवा देते हैं। इसके बाद जो पिता होते हैं वह अपनी बेटी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब तक बेटी सयानी भी हो गई थी और उनके पास अच्छे खासे रुपए पैसे भी इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर संगीता के लिए वो जैसे ही लड़का ढूंढते हैं तो ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है और लड़के का नाम होता है मनोज। मनोज को जैसे ही यहाँ पर ये लोग देखते हैं तो देखते उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि मनोज एक कंपनी में काम किया करता था और उसके पास पुश्तैनी जमीन भी अच्छी खासी थी। क्योंकि यहाँ पर ये दहेज अच्छा खासा देने वाले थे, तो वो लोग भी इस शादी के लिए सहज ही मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग अच्छा खासा दहेज दे दोगे तो हमें इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये शादी तय हो जाती है, लेकिन जो मनोज के घर वाले होते हैं वह कहते हैं कि अभी शादी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा 2 साल के लिए विदेश जाना चाहता है और जब विदेश से लौटेगा तो उसके बाद ही हम लोग शादी कर पाएंगे। अब ये बात उनके लिए भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनकी बहन का होने वाला पति जब विदेश चला जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो वह लोग भी इस बात के लिए हामी भर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग आराम से बच्चे को विदेश भेज दो और उसके बाद जब ये लौटेगा तो उसके बाद शादी हो जाएगी, लेकिन शादी हमारी बेटी से ही होनी चाहिए। बातें तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद यह सिलसिला चलने लगता है। जो मनोज होता है वह वहां से विदेश चला जाता है और इधर यहां पर ये लोग शादी की तैयारी में और जोर शोर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ पैसों की कमी थी और उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए चारों बाप बेटे खूब सारी मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन पैसों को जुटा भी लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से जब शादी को 8 महीने बचे हुए थे, उसी दौरान जब इस परिवार का पिता आंगन में बैठकर खाना खा रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ ऐसा होता है कि वह पूरी तरह से अकड़ने लगता है। अब बच्चे जैसे अपने पिता की हालत ऐसी देखते हैं तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और परिवार के अंदर हल्ला गुल्ला सा मचने लगता है, क्योंकि यहाँ पर पिता को बहुत ज्यादा प्यार वो लोग किया करते थे और जब पिता को कुछ हो गया तो उसके बाद वह फौरन से उन्हें उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में वो ले तो गए थे, लेकिन वहां तक जाते जाते उनका पिता पूरी तरह से बेहोश हो गया था और जब डॉक्टर साहब उनका अच्छी तरह से चेकअप करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है और इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उसके बाद हम लोग इन्हें नहीं बचा सकते। अब बच्चे जब पिता को देखते हैं कि पिता की जान नहीं बच पाएगी, तो उसी वजह से वो लोग कह देते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करो और आप ये बताओ कि कितने पैसों का खर्चा आएगा। अब डॉक्टर साहब उन्हें बताता है कि इस ऑपरेशन के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए चाहिए होंगे और यहां पर उनके पास इतने पैसे थे भी, क्योंकि बहन की शादी करानी थी और उसके लिए उन्होंने पैसे जोड़ रखे थे। अब इसके बाद वो पहले तो बहन की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी जो बहन होती है वो कहती है कि भैया कोई बात नहीं,
आप ऐसा करो, इन पैसों को लगा दो शादी के लिए और पैसे कहीं से आ जाएंगे और पिताजी रहेंगे तो कोई ना कोई इंतजाम अपने आप कर देंगे। इस बात को सुनकर भाइयों की भी हिम्मत बनती है और उसके बाद वो लोग उन पैसों को लाकर डॉक्टर साहब को दे देते हैं और डॉक्टर साहब यहां पर इनके पिता का इलाज करने लगते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होता है, पैसे भी चले जाते हैं और यहां पर उनके पिता की जान भी नहीं बच पाती है। अब जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख होता है और इस बात को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। सभी भाई एक दूसरे के गले लिपटते हैं और फूट फूट कर रोए जा रहे हैं अपने पिता को इस हालत में देखकर। उसके बाद यहां पर जो कुछ हो गया था वो उनके बस की बात नहीं थी, तो इसी वजह से अब उनके पिता का अंतिम संस्कार गांव वालों के जरिए किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद एक शोक सभा का आयोजन भी किया जाता है। तीनों के तीनों भाई उस शोक सभा में बैठते हैं। यहां पर बहन भी काफी ज्यादा परेशान है और उनकी पत्नियां भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहां पर इस परिवार के अंदर जितनी भी बहुएं थी वो इसी तरह की थी जिस तरह के लड़के थे। जैसे ये आपस में प्यार किया करते थे वैसे ही तीनों के तीनों बहुएं भी आपस में बड़े ही प्रेम से रहा करती थी। जबकि बड़ी बहू को तो 2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार में कोई भी खुटफुट नहीं होती है और इन सभी के बीच में कैसा भी विवाद का कारण कोई भी चीज नहीं बनती है। धीरे धीरे शोक सभा कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद यहां पर इन्हें ज्ञात होता है कि अब तो बहन की शादी को केवल 7 ही महीने रहे हैं और जो पैसे बहन की शादी के लिए रख रखे थे वो पैसे भी हमसे खर्च हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद तीनों भाई एक साथ बैठकर आपस में बातें करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर हम कमाने लगे तो इतना पैसा तो हम कमा कर भी नहीं जुटा सकते। हो सकता है हम 7 महीने में 1-2 लाख रुपए जुटा लें, लेकिन इतने रुपए हम कैसे भी नहीं जुटा सकते। तो यहां पर जब तीनों भाई इस बात के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है वो कहने लगता है कि ऐसा करते हैं हम किसी से कर्ज ले लेते हैं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो बहन होती है वह भी अंदर से ये बात सुन रही थी और जब वह देखती है कि उसके भाई उसकी शादी कराने के लिए कर्ज लेने के लिए तैयार हैं तो वह एकदम से बाहर आती है और कहती है कि भाई आपको कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, शादी की तो बात है, आप अपने पास से पैसा कमा लीजिए और उसके बाद मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, वो लोग नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी यहां पर जो बड़ा भाई होता है वो कहने लगता है कि बहन बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पिताजी ने यह रिश्ता तय किया था और वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके काम को हम आगे तो बढ़ा सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी। अब इस बात को सुनकर जो बहन होती है वह भी चुप हो जाती है और तीनों भाई डिसाइड करते हैं कि वो पैसे भी कमाएंगे और साथ में इधर उधर से कर्ज का इंतजाम भी करेंगे। यह सोचकर दूसरे दिन जो तीनों भाई होते हैं वह इधर उधर कर्ज मांगने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कर्ज नहीं मिलता है। गांव का एक अमीर व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा था और जैसे ही यहां पर तीनों भाई उसके पास जाते हैं कर्ज मांगने के लिए तो वह एकदम से ऐसी बात कह देता है जिसे सुनने के बाद भाई पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाते हैं। यहां पर जो वह साहूकार था वह कहने लगता है कि देखो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा और कर्ज लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है उसे मुझे दे देना और उसे लेकर मैं तुम्हें वैसे ही पैसे दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर तीनों भाई थोड़े से समझते नहीं है और कहने लगते कि साहब क्या है ऐसी चीज। तो उसके बाद वह साहूकार कहता है कि तुम्हारे पास जो जमीन है जिस पर तुम खेती बाड़ी किया करते हो उसे मुझे बेच दो और उसके बदले में मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दे दूंगा जितने पैसे तुम मांग रहे हो। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो तीनों भाई होते हैं वो एकदम से चुपचाप रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जब वो लोग सोच रहे थे तो जो साहूकार होता है वो कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम है और आराम से इस बात के बारे में सोच लो और उसके बाद मुझे बता देना। अब यह बात सुनकर जो तीनों भाई होते हैं वह अपने घर चले जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस बात पर डिस्कस करता है। अब जैसे बहन को यह बात पता चलती है कि साहूकार उस जमीन को मांग रहा है तो उसके बाद वो एकदम से आगे आती है और कहने लगती है कि भैया ऐसी शादी मैं हरगिज भी नहीं करूंगी जिस शादी के लिए मेरे भाइयों की वो पुश्तैनी जमीन छिन जाए जो जमीन हमारे पुरखों की है। अब ये बात कहीं ना कहीं तक भाइयों को भी सही लगती है क्योंकि इस जमीन से उनकी ढेर सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि इनके दादा परदादा सभी ने इस जमीन के अंदर खेती की है और इसी वजह से ये इस जमीन को बेचना नहीं चाहते। तभी यहां पर जो सबसे छोटा भाई योगेश होता है वो कहने लगता है कि भैया अगर ऐसी बात है तो एक बार साहूकार से बात कर लेते हैं कि वो हमारी जमीन को गिरवी रख ले और उसके बाद हमें कुछ पैसे दे दे। अब इस बात को सुनकर यहां पर बड़े भाई को यह बात ठीक लगती है और वह कहता है कि ठीक है सुबह इस बारे में बात करते हैं और उसके बाद पूरा परिवार आराम करने लगता है। आराम करने के बाद जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह तो वो सभी लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, लेकिन काम पर लौटने के बाद तीनों भाई दोबारा से उस साहूकार के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उससे कहने लगते हैं कि बाबूजी आप ऐसा कीजिए, आप हमारी जमीन को गिरवी रख लीजिए, जब तक हम आपके पैसे ना पटाएं तब तक ये जमीन आपके पास रही आएगी और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे और अपनी जमीन को अपने पास रख लेंगे।
अब इस बात को जो साहूकार होता है वो पहले ही सोचे बैठा था, क्योंकि उसे तो किसी भी हालत में उनकी ये जमीन चाहिए थी और वह एकदम से मना कर देता है। कहता है कि नहीं भाई, गिरवी विरवी का कोई चक्कर नहीं है, आप ऐसा करो इसको मुझे बेच ही दो और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें इस जमीन को दे दूंगा, वो भी इतने पैसों में जितने पैसों में तुमने मुझे इसे बेचा है। अब इस बात को सुनकर तीनों भाई मन ही मन सोचने लगते हैं और उन्हें पता है इस साहूकार के बारे में कि इसी तरह से लोगों की जमीन भी हड़प लिया करता है और उसके बाद अपने वादे पर कायम नहीं उतरता है। तो इसी वजह से वो लोग मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, हमें अपनी जमीन तुम्हें नहीं दे सकते और हमें इस तरह से पैसे नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही हमें करना होगा तो हम और कहीं से पैसे ले लेंगे, क्योंकि ये जमीन हमारी बुजुर्गों की है और इस जमीन से हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है। अब इस बात को सुनकर साहूकार मना कर देता, कहता कि अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें जमीन देनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूं। तभी यहां पर तीनों भाइयों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गुस्से गुस्से में वो कहने लगते हैं कि ऐसी बात है तो हम बैंक से लोन ले लेंगे, पर इस तरह से जमीन को नहीं बेचेंगे। ऐसा कहकर तीनों भाई वहां से वापस लौट आते हैं और घर आकर जब अपनी पत्नी और अपनी बहन को यह बात बताते हैं तो सभी लोग इस बात से बड़े हैरान होते हैं और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगते हैं। सोचते हैं कि अब क्या होगा, बहन की शादी नजदीक आ रही है और पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि जो मैंने कहा था उसी को कर देख लेते हैं, बैंक वाले हमें जमीन के ऊपर लोन दे देंगे और उसी लोन से हम अपनी बहन की शादी कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर तीनों भाई इस बात के लिए एग्री होते हैं और दूसरे दिन वहां पर लोन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब मैनेजर जब उनसे बातचीत करता है तो उसके बाद वो कह देता है कि हाँ, तुम्हारा लोन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम्हारी जमीन पर इतने पैसे मिल जाएंगे जितने पैसे तुम्हें चाहिए हैं। इस बात को सुनकर तीनों भाई बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद पूछने लगते हैं कि साहब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैनेजर साहब उन्हें डॉक्यूमेंट बता देते हैं और कहते हैं कि तुम इन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लो और उसके बाद फौरन से तुम्हारा लोन हो जाएगा, कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर वो फिलहाल तो उनको यहां से भेज देता है, लेकिन जो मैनेजर होता है उस गांव के उस साहूकार से पता करता है कि ये लोग कैसे हैं, ये उन पैसों को पटाएंगे या नहीं पटाएंगे। इसी वजह से वह साहूकार से वैसे ही पूछने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो साहूकार से मिलता है तो वो उसके जानने पहचानने वाला था और इसके बाद साहूकार अच्छी तरह से उसे घर के अंदर बैठाता है और उससे बातचीत करता है। जब साहूकार उससे बातचीत करता है तो यहां पर उसे पता चलता है कि वो लोग तो सच में ही लोन लेने के लिए गए हुए हैं। तो इसके बाद यहां पर साहूकार के दिमाग में अलग तरह की चीजें चलने लगती हैं। वह सोचता है कि अगर इनको लोन ही ना मिले तो उसके बाद मजबूरन इन्हें ये जमीन मुझे बेचनी पड़ेगी और इसी वजह से वह अपनी जानकारी का फायदा उठाते हुए मैनेजर से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा करना है, इनका लोन करना ही नहीं है और जब शादी नजदीक आ जाए तो उसके बाद इनसे एक साथ से मना कर देना है। उतने दिनों तक इन्हें कागजों में उलझा रखो, क्योंकि मुझे इनकी जमीन चाहिए और ये तभी इस जमीन को दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी बहन की शादी करनी है और पूरे परिवार में काफी ज्यादा प्यार है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर सोच विचार करता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दोस्ती के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। इसके बाद ऐसा ही होता है, यहां पर मैनेजर उनको घुमाता रहता है और जब शादी को तकरीबन 15 दिन बच जाते हैं तो उसके बाद जो मैनेजर होता है वह एकदम से उनसे मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारा लोन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर से इस लोन की मंजूरी ही नहीं आई है। अब यहां पर वो तीनों भाई उससे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि साहब हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारी बहन की शादी होने वाली है और हमारी बहन की शादी नहीं हुई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन मैनेजर उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और उनकी फाइल को उन्हें वापस लौटा देता है। कहता है कि इन कागजों से लोन नहीं हो सकता और तुम्हारा लोन तो होगा ही नहीं। अब इस बात को सुनकर तीनों भाइयों को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वे तेज आवाज में मैनेजर से बात करने लगते हैं, लेकिन तभी जो मैनेजर होता है वो गार्ड को बुलाकर उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा देता है और तीनों भाई बड़े ही मायूस होते हैं। शाम के समय जैसे ही मायूसी की हालत में वे अपने घर पहुंचते हैं तो उसके बाद पूरा परिवार जब इस बात को सुनता है कि मैनेजर ने लोन देने से मना कर दिया है तो सभी लोग पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शादी की आधी सी तैयारी कर ली थी। जो पैसे उन्होंने खुद ने कमाए थे उन पैसों को भी शादी की तैयारी में लगा दिया था, लेकिन अब लोन होने से मना हो रहा है। अगर ये पैसे नहीं आए तो शादी होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात को सोच सोचकर परिवार बड़ा ही हैरान होता है, लेकिन तभी अचानक से यहां पर जो बड़ा भाई होता है वो एकदम से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने दोनों भाइयों को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलने लगता है। इसके बाद दोनों भाई बड़े भाई का कहा मानते हैं और उसके साथ बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही यहां पर जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि देखो, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जब ये हमें लोन नहीं दे रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि बहन की शादी हर हालत में हमें वही करनी है, क्योंकि अब अगर हमने मना किया तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर जो छोटे भाई होते हैं वह पूछने लगते हैं भैया फिर हमें क्या करना चाहिए। तो वह कहता है कि अब हम उस बैंक के अंदर चोरी करेंगे, जितने पैसे हमें चाहिए उतने ही पैसे निकालेंगे, उससे फालतू पैसे नहीं निकालेंगे और उन पैसों से अपनी बहन की शादी धूमधाम से करा लेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद पहले तो छोटे भाई मना करते हैं, लेकिन जब बड़ा भाई कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो वह लोग भी इस बात के लिए मान जाते हैं और तीनों भाई अच्छी तरह से तैयार होकर उस बैंक के लिए निकल जाते हैं जो कि पास ही के शहर में था। तीनों भाई वहां से उस बैंक में पहुंच जाते हैं और बैंक के बाहर जाकर देखने लगते हैं कि कहां से चोरी
करना आसान होगा। तो वह जो बैंक था वह एक गवर्नमेंट स्कूल की बाउंड्री से टचा हुआ था और इसके बाद जो तीनों भाई होते हैं वह स्कूल के अंदर से उसमें प्रवेश करने का सोचते हैं। वह लोग अपने साथ औजार भी लेकर आए थे और उन औजारों से रात के समय में धीरे धीरे करके उस बैंक के अंदर इतना बड़ा होल बना लेते हैं जिसके अंदर वो आसानी से आ जा सकते हैं। उसके बाद तीनों भाई एक एक करके उसके अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद जितने पैसों का वो लोन कराना चाहते थे उतने ही पैसे बैंक से निकालते हैं और उसके बाद वहां से चुपचाप वापस लौट आते हैं। जैसे सुबह होती है तो सुबह सुबह जब अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है कि बैंक के पीछे की दीवार टूटी हुई है तो उसके बाद चारों तरफ हल्ला हो जाता है और यहां पर मैनेजर जो होता है वो देखने के बाद एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, एफआईआर भी की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को चोरों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है और वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि चोरी बैंक के अंदर किसने की है। इधर तीनों भाई सुबह उठते हैं और उठने के बाद उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और उसके बाद वे अपनी बहन की तैयारियों में जोर शोर से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे 15 दिन कब निकल जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है और शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आता है तो उस दिन यहां पर जो तीनों भाई होते हैं वह धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ अपनी बहन की शादी करा रहे थे। वहीं पर जो साहूकार होता है जो कि उनके खेत को हड़पना चाहता था वह उन्हें देखकर बड़ा ही परेशान हो रहा था और अंधेरे अंदर जल बुन रहा था, लेकिन यहां पर भाइयों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवा देते हैं। शादी संपन्न हो जाती है और शादी संपन्न होने के बाद बहन अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से विदा भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शाम के समय बहन विदा हुई थी तो उसके बाद जो तीनों भाई होते हैं वह एकदम से इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद कहने लगते हैं कि चलो भाई अब ये टाइम आ गया है वहां पर जाने का। इसके बाद तीनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद पास ही के शहर के उस थाने में चले जाते हैं जिस थाने के अंदर में एक गांव आया करता था और वहां पर जाकर पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि साहब हमने चोरी की है और आप हमें गिरफ्तार कर लो। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, तुमने कहां पर चोरी की है? तो यहां पर वो लोग बताते हैं कि जो फलाना बैंक इतने दिन पहले उसमें चोरी हुई थी वो चोरी हमने की थी और हमने उससे इतने पैसे निकाले थे। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जानना चाहता है कि क्या कारण था जो इन लोगों ने इतने ही पैसे निकाले, क्योंकि वहां पर और भी ज्यादा पैसे थे जिस तरह से उसने मैनेजर से बात की थी। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है इंस्पेक्टर वह उनसे पूछने लगता है कि भाई वहां पर और भी ज्यादा पैसे थे और उन पैसों को भी तुम अपने साथ चुरा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उतने ही पैसे निकाले और पैसों को चुराने के बाद इतने दिन बाद आकर तुम क्यों बता रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इसके बाद यहां पर जो तीनों भाई होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी के पूरी कहानी बता देते हैं कि इस तरह से हमारी बहन की शादी होनी थी, पैसे तो हमारे पास थे लेकिन पिताजी बीमार हो गए और उसके बाद ना पैसा रहा ना पिताजी रहे। उसके बाद हम लोग लोन करवाने के लिए भी गए थे लेकिन मैनेजर ने हमें उलझा कर रखा और शादी से 15 दिन पहले लोन देने से मना कर दिया, जबकि हमारे पूरे कागज कंप्लीट थे और उनसे हमें लोन मिल जाना चाहिए था। अब जब बहन की शादी सर पर आ गई तो उसके बाद मजबूरन हमें एक कदम उठाना पड़ा और जैसे ही अब बहन की शादी हमारी आज हो गई है तो उसके बाद हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं और आपसे गुजारिश है कि बैंक मैनेजर से कह देना कि जितने भी पैसे हमने चुराए हैं उन पैसों को लोन में तब्दील कर दे। हम लोग जब जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद उन पैसों को चुका देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हम चोर नहीं हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और थोड़े भावुक से हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे चोर उन्होंने आज तक नहीं देखे थे। काफी दिन हो गए थे उन्हें ड्यूटी करते हुए और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम लोग आ गए हो तो मैं एक बार बैंक मैनेजर को भी बुला लेता हूं और उससे बातचीत कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों को तो वहीं पर बैठा लेते हैं और बैंक मैनेजर को यहां पर बुलाया जाता है। जब बैंक मैनेजर यहां पर आता है तो उससे पूछी जाती है सारी बातें, तो सारी बातें उसी तरह से थी जिस तरह से इन लोगों ने बताई थी। उसके बाद जो पुलिस वाला होता है उन्हें उन लड़कों पर काफी ज्यादा तरस आता है, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे, मजबूरी में उनने चोरी की है। तो वह कहने लगता है कि देखो मैनेजर साहब, आपकी चोरी तो हुई है और चोरों को भी हमने पकड़ लिया है, लेकिन उन चोरों ने जो चोरी की है मजबूरी की वजह से की थी, क्योंकि ये चोर और कोई नहीं वही तीनों भाई थे जो आपके पास लोन कराने के लिए आए थे। अब यहां पर मैनेजर को फौरन से साहूकार की बातें याद आ जाती हैं और वह कहने लगता है कि इनको तो कड़ी से कड़ी सजा दो, इनको बिल्कुल भी बख्शना नहीं है। लेकिन तभी यहां पर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो एकदम से उसे धमकाने लगता है, कहता है कि अगर तुम इनका लोन कर देते तो इन्हें इस चीज की नौबत ही नहीं आती और ये खामखा मुजरिम नहीं बन पाते। तुमने जो किया है वो बिल्कुल गलत है और तुम्हें इन्हें लोन दे देना चाहिए था। उसके बावजूद भी ये इतने अच्छे इंसान हैं, ये कह रहे थे कि साहब उन पैसों को लोन में कन्वर्ट करवा देना और जब हम सजा काटकर वापस आएंगे तो उसके बाद उन पैसों को चुका देंगे, क्योंकि हम ऐसे पैसे को किसी के को नहीं रख सकते। इस बात को सुनकर मैनेजर का सर भी नीचे की तरफ हो जाता है और तभी जो पुलिस वाला होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं तो इस केस को कोर्ट में भेज दूंगा और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पैसे मिले या ना मिले, क्योंकि पैसे पूरी तरह से खर्च हो चुके थे और अब उन पैसों को रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। तो यहां पर भलाई इसी में होगी कि तुम इस केस को वापस ले लो
लो और उसके बाद जितना भी पैसा तुम्हारा चोरी हुआ है उन पैसों का इनका लोन कर दो और लोन करने के बाद ये आराम से उस लोन को चुका देंगे। यहां पर मैनेजर को भी समझ में आ जाता है कि घाटा हो जाएगा और उसकी नौकरी पर भी बात आ सकती है। तो इसी वजह से यहां पर जो मैनेजर होता है उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और यहां पर उनका लोन बना देता है जितने पैसे उन्होंने चुराए थे, और पुलिस वाले उन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं। जब यह बात गांव में पता चलती है कि इस तरह से भाइयों ने बहन के लिए लोन लेना चाहा था, लेकिन जब लोन नहीं मिला तो बैंक में ही चोरी कर ली और उसके बाद शादी करने के बाद वो लोग आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच गए। तो लोग इनकी वाहवाही करने लगते हैं और साथ में पुलिस वाले की भी बड़ाई करने लगते हैं। वो लोग आज तक भी अपने लोन को चुका रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।